देखने में थोड़ा एक क्या बोलते हैं ना। प्यारे बच्चों, मैं राइवल इंस्टीट्यूट कोटा से योगेंद्र तिवारी। आज मैं आप लोगों को अपने गणित के बैच का कोटा में गणित के बैच के पहले बैच के एक स्टूडेंट से मिलवाना चाह रहा हूँ, जिनके सहयोग से ही हम कोटा में रुके। हमारी कोचिंग को चलते हुए आजकल 20 साल हो गए। अगर पहले बैच के स्टूडेंट न होते तो शायद हम भी नहीं होते, हम नहीं पढ़ा रहे होते, आज तक कहीं दूसरी जगह चले जाते। दूसरा, इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, साथ में सिलेक्शन भी दिया, जिनकी वजह से हमारा काफ़ी नाम हुआ उस समय। ढेर सारे बच्चे इनके गांव से, आसपास से आए पढ़ने, जिसकी वजह से राइवल इंस्टीट्यूट आज के मुकाम में पहुंचा है। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये है मिस्टर बाल मुकुंद मीणा। और कौन से गांव के आप? गांव मेरा कोटा डिस्ट्रिक्ट में पिपलदा तहसील में ककरावदा गांव। ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में पिपलदा तहसील में ककरावदा गांव के हैं। दरअसल शुरुआत में मैं यहाँ मेंटल एबिलिटी पढ़ाने आता था, क्योंकि जब मैंने 12 नवंबर 2003 को इस कोचिंग की नींव रखी तो कोटा में रेलवे एसएससी के बैच ही नहीं चलते थे। यहाँ एक एग्ज़ाम होता था पीटीटी का, बीएड का एग्जाम होता था, जो बीएड की तैयारी के लिए प्री एग्जाम होता है। तो केवल उसी के ही बैच सारी कोचिंग में चलते थे। और यहाँ राजस्थान में बीएड के बहुत कम कॉलेज थे, तो उन एग्जामों के लिए एक भर्ती होती थी जिसका नाम था पीटीटी, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते थे और काफ़ी अच्छी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते थे। तो मुझे यहाँ पर बैच हमने चालू किए, हमने प्रयास किया रेलवे एसएससी के बैच चालू किए करें, लेकिन यहाँ ज़्यादा बच्चे मेंटल एबिलिटी पढ़ने के लिए लालच थे, तो हमने पीटीटी के बैच चालू किए। वहाँ ढेर सारे बच्चे आ गए, चूँकि मुझे मेंटल एबिलिटी का भी अच्छा उनके अध्यायों में महारत हासिल थी। तो एक दो बैच निकाले, तो उसी समय कुछ बच्चों ने, जैसे बाल मुकुंद और एक दो बच्चों ने और मेरे संपर्क किया कि सर मुझे कोई आप जैसा मैथ्स का टीचर बता दो। तो मैंने इनसे कहा एक्चुअली में मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, तो मेंटल एबिलिटी में ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बच्चे नहीं। तो उन्होंने कहा सर हमें पढ़ा दो प्लीज़, हमें मैथ्स नहीं आती। तो हमने कहा अभी 5 बच्चे हो जाओ, तब हम आपको बैच बना करके मैथ्स का पढ़ा देंगे। तो इन्होंने प्रयास किया और 5 बच्चों के ग्रुप बनाया और फिर अलग से मैथ्स पढ़ाई। तो 2-3 दिन पढ़ाई मैंने, तो बोले कि अच्छा लगा सर, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। तो पहले हमारी कोचिंग गढ़ पैलेस में हुआ करती थी, यहाँ कोटा में गढ़ पैलेस सकटपुरा के आसपास। तो उन्होंने कहा सर सारी कोचिंगें थोड़ा सा इधर है, नए कोटा में, तो आप उधर कोचिंग खोलो, उधर ज़्यादा बच्चे हैं। तो हमें भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बाहर से आया था, इलाहाबाद से आया था यहाँ पर। तो खैर इन्हीं लोगों ने कोचिंग के लिए कमरा देखा, वहाँ का बोर्ड उठाकर यहाँ लाए, और इन्होंने इनके प्रयास से 5 बच्चे थे, धीरे धीरे 10 हुए, 15 हुए, 25 हुए, धीरे धीरे 100 बच्चे हुए, 200 बच्चे हुए, और ढेर सारे बच्चे पास हुए। लेकिन कोचिंग को पुराने कोटा से नए कोटा में लाने के लिए, या राइवल इंस्टीट्यूट को कोटा में एक पहचान देने में मेरे इन पहले बैच के बच्चों का बहुत बड़ा श्रेय है। दूसरा, इनके इसी मेहनत के फलस्वरूप मैंने इनमें बहुत ही एक्स्ट्रा ध्यान दे दिया। मैं इनके घरों में भी चला जाता था, खाना खाता था, रात में 10-10, 11-11 बजे भी जाता था, क्योंकि फ्री टाइम था, ज़्यादा बच्चे शुरुआत में नहीं होते थे, ज़्यादा कोर्सेज नहीं चलते थे, सुबह सुबह बैचेस होते थे ज़्यादा, और प्रॉपर तैयारी करवाई, इनको फॉर्म भरवाए मैंने, ठीक है ना, हर वैकेंसी के, अलग अलग वैकेंसी के, क्योंकि उस समय थोड़ा सा यहाँ पे रेलवे एसएससी में कोई ध्यान नहीं देता था। तो डांट के इनसे फार्म भरवाए, इनको एग्ज़ाम भी दिलाया, काफ़ी जितना संभव हो सका मैंने सहयोग किया, हमने इनका और इन्होंने हमारा, जिसकी वजह से 5 शुरुआत में जो 5 बच्चे थे हमारे, उनमें से 4 बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में, एक बच्चा अभी भी है जो ऐसे ही हमारे जैसी कोचिंग में इंग्लिश पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा टीचर है वो, ठीक है ना। तो आइए सुनते हैं बाल मुकुंद जी के कुछ पुराने अनुभव। तो बाल मुकुंद जी पहले बताएं कि कैसा रहा सफ़र। आपको मैं 2003 में ले जाता हूँ, कहाँ पर सर जब आप आए हमारे साथ जुड़े, तो शुरुआत में क्या लगता था कि हम कोटा आए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तिवारी सर के पास हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताएं मेरे बारे में। मैं सर कोचिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि बात ये 2003-2 के आसपास की बात है। कोटा में उस समय ज़्यादा कोचिंग हुआ नहीं करती थी, 100 क्लासेस था, कोटा क्लासेस करते थे। हाँ।
तो मेरा पहले शुरू में यही था कि पीटीटी का एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, तो हमने एक कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुझे वहाँ पे मैथ्स के टीचर को लेके मेरे को ऐसा कोई खास संतुष्टि नहीं हुई। इसी बीच में किसी ने बताया आपके बारे में कि भाई एक अच्छी सर जो अच्छी मैथ्स पढ़ाते, आपसे संपर्क हुआ। आप उस समय गढ़पहले जहाँ बता रहे हो वहीं पे अपना जो भी इंस्टीट्यूट था वहाँ पे चल रहा था, आपसे संपर्क में आए तो पता चला कि जो मैथ्स का जो लेवल आप पे पढ़ाने का था ना, वो थोड़ा अद्भुत था। मतलब कहते हैं ना कि 10 टाइम्स एडवांस था वो, जो जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। जब आपसे उस चीज़ को हमने पढ़ा तो हमें लगा कि तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड, मतलब मटेरियल, मतलब कहते हैं ना कि पढ़ाने का तरीका है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। और सबसे बड़ी मैथ्स में सबसे बड़ी बात यही कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको सबसे बड़ी टीचर्स के लिए यही समस्या होती है कि कैसे इनके दिमाग में चीज़ को फिट किया जाए, इंटरेस्ट पैदा किया जाए। वो आपने बखूबी उस चीज़ को हमें उस समय अंजाम दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा 2005 में SSC मैट्रिक लेवल में LDC लेवल पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी 140 ऑल इंडिया रैंक है, जिसका रिजल्ट मैं ही देखने गया था। बिल्कुल 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 मैं तो बिल्कुल सुस्त हो रहा था, और आप आए कि यार चलो देखते हैं रिजल्ट, तो देख अनुभव है वो भी। ये बच्चा ऐसा था कि अपना रिजल्ट भी देखने नहीं गया था। हाँ, इसने कहा नहीं मैं पास नहीं होगा, जबकि मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरे पढ़ाए गए सारे बच्चे पास हुए। और उस समय सर एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय मेरे पास चेतक स्कूटर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पे बैठ के हम गए थे, पास हो गए, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम पास हो गए। हाँ। और उसके साथ साथ में ये मैं उस समय के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि जो सर उस समय जो क्वेश्चन पढ़ाते थे तो मतलब 60 से 75 60-70% तो वैसे के वैसे एग्जाम में आ जाते थे। हाँ, पहले क्या होता था, हर एग्जाम का एक ही पेपर थोड़ा वो मतलब फिगर थोड़ा मतलब फिगर क्या मतलब मैंने देखा कि शुरुआत में जब मैंने यहाँ खासकर ये मेरा भी सौभाग्य रहा है, हालांकि पहले भी मैंने इलाहाबाद में लखनऊ में एक दो जगह कोचिंग पढ़ाया, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोटा में पता नहीं क्या हो गया, नहीं एक होता है जो पढ़ाता था 5-6 सवाल तो वही आ जाते थे, लिट्टू काफी बिल्कुल। मतलब एक होता है कि यार, और ऐसा 4-5-10 साल तक होता रहा। मैं भी आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो जाता है, जो पढ़ाता वही आ जाता। तो इस समय की बात है, और मतलब समय की नहीं, वो एक कहता है ना कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या कह रहा है उसको आपने समझा। एक्चुअली मैंने भी पहले काफी तैयारी की थी, और मुझे आइडिया था कि ऐसा पेपर होता है, और पहले पेपर भी एक ही होता था। बिल्कुल। अब तो पेपर ही न जाने कितने होते हैं। पहले तो क्या आया पेपर था, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट था, उसके तदुपरांत मेरा दिल्ली में पोस्टिंग हुआ है साउथ ब्लॉक में, जहाँ मैंने 4.5 साल नौकरी करी। उसके बाद में 2008 बैच में जो लास्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था SSC का, वो अटेम्प्ट किया मैंने। तो उसमें पहले मेंस होता था गणित में लिखना। हाँ, वो इबारत वाले जो कि किंतु जो भी है, तो प्री में तो वो भी क्लियर, प्री में तो वही ऑब्जेक्टिव था, तो प्री में काफ़ी मदद मिली मुझे आपके वो अनुभव का जो आपने पढ़ाया जिसका। मेंस में कुछ थोड़ा हट के मटेरियल था, तो मैंने उसके लिए अलग से थोड़ी प्रिपरेशन करी, और मेरा 2008 बैच में ऑडिटर पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। और ऐसा कह सकता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं मेरी जो सफलता है उसके पीछे राइवल कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ है। वो देखने में पहले ऐसा लगता है कि यार चलो 2007 में तो जो छोड़ ही दिया था राइवल कोचिंग, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो, हमारी तैयारी हमेशा काम आती है, नौकरी लगने के बाद भी। और उसके बाद देखो फिर चीज़ें जो सच्ची बातें रहती है वो हमेशा उभर के अच्छाई से सामने आती है। तो उसका नतीजा ये है कि राइवल कोचिंग आज की तारीख में कोटा की बेस्ट कोचिंग है, और मैं सोचता हूँ कि शायद बहुत लड़कों ने इसका 10,000 सिलेक्शन है मेरे पास। मैं तो गिनती भी नहीं रखता इतने सिलेक्शन। बिल्कुल। मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ पर मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं, गुरु जी इतना। अब तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ इतने बच्चे पढ़े, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आज भी मैं उसी तरह पूरे उत्साह से मैं पढ़ाता हूँ। आज भी हालांकि ज़्यादा फोकस मेरा रेलवे वगैरह में है, SSC वगैरह में। आज भी बच्चे पास हुए। नहीं वो तो अभी मैंने मैथ्स मेंटल के साथ साथ
ALP की साइको, ASM की साइको भी पढ़ी। अभी हाल ही में डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ हमारा, तो 12-13 बच्चे आए थे पढ़ने, साइको में सारे पास हुए, फाइनल 4-5 बच्चे अभी पास हुए। तो ढेर सारे बहुत बड़ी बात है सर, ऑल इंडिया कंपटीशन में अगर इतना, इसमें मुझे जो है ना, कई लोग कहते हैं कि सर बहुत हो गया, आप तो नए लोगों को मौका दे दो, लेकिन मुझे मजा आता है, अभी पढ़ाने में मजा आता है। जब बच्चे पास होते हैं तो लगता है मैं पास हो गया। सही बात है। अब मैं ये चाहता हूँ बात बताइए कि आजकल थोड़ा सा, मुझे भी 20 साल पढ़ाते हुए, लेकिन आज के जो बच्चे आ रहे हैं वो ठीक है, आते तो है पढ़ने, लेकिन थोड़ा सा वो उनको आप थोड़ा सा उनके लिए कुछ ऐसा सुझाव, संदेश ऐसा दें कि वो भी आप ही की तरीके जल्दी से पास हो जाए। उन्हें क्या करना चाहिए, खासकर जो आजकल काफी छोटे बच्चे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी देखो, चीज़ें तो खैर काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो गई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्या है ना, ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल क्लास जो रहती है ना, ऑनलाइन तो बात की बात है, बेसिक तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा। बेसिक तो जो मान लो एक बार तो कोचिंग आपको अगर मैथ्स नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर सकते। ना उसका उतना दिमाग में इफेक्ट भी नहीं रहता है। वो एक फिजिकल क्लास अटेंड जो करते हैं उसका एक अलग अनुभव रहता है, और वो दिमाग में उसकी इम्प्रेशन भी उसका अलग रहता है। अलग है, अपने नोट्स बनाओ, मोबाइल के नोट्स बनाओ, अलग मैटर। बिल्कुल, वो एक तरीके से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो बच्चे हैं ज़्यादातर थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन्हें ऑफलाइन भी कम से कम एक बार तो ऑफलाइन करें कोचिंग। और स्टडी मटेरियल में बच्चे क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही सारा सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक को थोड़ा प्रेफर करना चाहिए, बुक्स को, नोट्स भी बनाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ क्योंकि बुक्स की जो अपन जब पढ़ते हैं उसकी रीडिंग है, तो वो एक दिमाग में अलग, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं जल्दी। वो ऑनलाइन क्लास का जो रहता है वो जस्ट लाइक एक एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है, आता है भूल जाता है, पता नहीं लगता, मोबाइल पता नहीं चल पाता उसका। बुक्स में क्या लाइन करो, आप रीडिंग करो, 2 बार रीडिंग करो, 3 बार रीडिंग करो, तो और एक बार पूरी बुक्स खत्म होगी तो पावर रहती है कि यार मैंने इतना पढ़ा। और देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्या लेवल है उसका, क्या पोस्ट है, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप, उस लेवल से। जैसे यूपीएससी तो कम से कम 17-18 घंटे रोज पढ़ो, एसएससी तो जितना संभव हो सके, और फालतू की चीजें जैसे कि बच्चे देखता हूँ मैं सर, है ना, माँ बाप को बोलते हैं कि हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ और ही चलता रहता है उसमें ना। तो वो माँ बाप को क्या बेवकूफ बनाए, खुद को बेवकूफ बनाए, है ना। बहुत गंभीर विषय है सर ये ना। और वो करें क्या, बच्चे पढ़ाई का वीडियो खोलते हैं, दूसरा वीडियो खोल जाते हैं। बिल्कुल तो बच्चे जो है ना, कोई बिगड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा, मोबाइल से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल से और सच्चे मन से, सच्चाई से उनको मेहनत करनी चाहिए, तो सफलता निश्चित है। अदरवाइज तो कंपटीशन का जमाना है, देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। और हम लोग तो उस समय सीधे से तरीके से पढ़ना जानते थे, और जैसा टीचर कहते थे वैसा करते थे। आजकल तो देखो, आजकल के बच्चे थोड़ा, लेकिन मेहनत करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि, और मेहनत कभी बेकार नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना मेरे पहले बैच के विद्यार्थी बाल मुकुंद जी को, इनके अनुभव को साझा किए। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे जरूर सीखेंगे। आइए देखें कि इनकी बातों पर थोड़ा सा गौर करें कि एक बार ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, उनके नोट्स बनाएं, कुछ किताबें भी खरीदें। ऑनलाइन पढ़ना ऐसा नहीं खराब है, ऑनलाइन भी पढ़ते रहे, मोबाइल में भी पढ़ते रहे, लेकिन पढ़ाई करें मोबाइल में। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चल रहा है। ये समय अभी इंटरटेनमेंट का नहीं है, क्योंकि ये उम्र आपकी अभी बौद्धिक विकास की है। अभी आप सामाजिक विकास के प्रति फोकस मत करें, ठीक है ना। ये 1-2 साल का समय है, क्योंकि अभी जितना आपने बुद्धि लेवल इंक्रीज कर लिया, सपोज करो आपने एक क्लर्क बनने की योग्यता चालू कर ली, आपका क्लर्क ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है, तो रिटायरमेंट भी क्लर्क ग्रेड में होगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगा करके, संयमित हो करके थोड़ा सा और अच्छी अधिकारी लेवल की बुद्धि या योग्यता हासिल कर ली और वहाँ चयनित हो गए, तो आपका रिटायरमेंट भी, पूरी जिंदगी भी वहीं गुजरेगी। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को रोकने से कोई मना नहीं करेगा। आप बेशक ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन भी कोचिंग करें, और लेकिन हाँ, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते गुमराह नहीं होना है, ठीक है ना। अपने उद्देश्य पर फिर से वापस आ जाना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे। हैव अ नाइस डे।